दोस्तों, कुंभ मेले को बीते हुए तो वैसे कई दिनों का समय गुजर चुका है। जो भी लोग कुंभ मेले में अपनों से बिछड़े हुए थे, भूले हुए थे, सभी लोग कहीं न कहीं वापस अपने घर आ चुके हैं। इसी दौरान दोस्तों, कुंभ मेले में एक महिला गायब हुई थी। लगभग वो महिला 40 दिनों बाद अपने घर वापस लौट करके आती है। लेकिन वो महिला जैसे ही अपने घर पहुंचती है, तो उस महिला को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहुत सारे लोग जुट जाते हैं। फिर उस महिला से पूछा जाता है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? तो महिला बताती है कि मैं सन्यासीन हो चुकी हूँ, भोग विलास का जीवन मैं छोड़ चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों, वो महिला देखने से कहीं से भी सन्यासीन नजर नहीं आ रही थी। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से वो हनीमून मना करके आ रही है। लेकिन दोस्तों, वो महिला इतने दिनों बाद कहाँ से आ रही है, क्या कर रही थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, आज की जो एक सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा की रहने वाली एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 28-29 साल होती है। उस महिला का नाम छाया होता है और उस महिला के पति का नाम सुरेंद्र होता है। और उस महिला का एक बेटी भी होती है, जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल होती है और उस बेटी का नाम अंशिका होता है। इसके अलावा उस महिला के पति के 3-4 भाई हैं और उस महिला के सास ससुर और ननद भी हैं। इन सभी के साथ वो महिला 2 फरवरी को महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए घर से निकलती है। संगम स्नान करके ये लोग घर आने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन वो महिला जो है एक कॉस्मेटिक दुकान पर उन लोगों से बिछड़ जाती है। उसके बाद उस महिला के परिवार वाले जो होते हैं और गांव के लोग जो होते हैं, उस महिला को काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं, लेकिन उस महिला को नहीं पाते हैं। इसके बाद खोया पाओ केंद्र में जाते हैं और उस महिला का नाम लिखा करके उसके परिवार वाले वापस अपने गांव आगरा आ जाते हैं। लेकिन इधर जैसे ही छाया के परिवार वाले घर आते हैं, तो छाया का पति जो होता है वो कुंभ मेले में साथ में नहीं गया था, वो घर में ही था। तो वो पूछता है परिवार वालों से कि छाया कहाँ है? तो लोग बताते हैं कि वो तो मेले में गुम हो गई है। फिर उसका पति जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के ऊपर नाराज होता है और इन लोगों के खिलाफ नज़दीकी थाने में जा कर के रिपोर्ट दर्ज करा देता है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो आ जाएगी, मेले में तो बहुत सारे लोग गुम होते हैं। 28-29 साल की महिला कहाँ जाएगी? 2-4 दिनों में वो घर वापस आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, कई दिनों का समय गुजर जाता है, छाया का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। इधर दोस्तों, घर पर छाया की जो बेटी अंशिका थी, वो भी अपने माँ को लेकर के काफी ज्यादा रो रही होती है घर में। और इधर उसका पति जो सुरेंद्र था, वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने घर वालों और गांव वालों से लड़ाई झगड़ा करता है और अपने ससुराल वालों से कि तुम लोगों ने छाया को लेकर के अपने साथ में गए थे, न जाने उसे कहाँ गायब कर दिए। इधर दोस्तों, कई दिनों का समय गुजर जाता है। आखिरकार 2 फरवरी को छाया अपने घर से कुंभ मेले में संगम स्नान करने के लिए गई हुई थी। इधर 12 मार्च को छाया अपने घर वापस लौट करके लगभग 40 दिनों बाद आती है। इधर दोस्तों, जैसे ही छाया 40 दिनों बाद अपने घर आती है, तो गांव में शोर शराबा होने लगता है। सभी लोग छाया को देखने के लिए आते हैं। फिर उसका पति, छाया का पति जो सुरेंद्र होता है, वो अपने पत्नी से पूछता है कि आखिरकार तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? तो वही वो अपना बताती है सन्यासीन वाली जीवन। वो बोलती है, मैं भोग विलास सभी चीज़ों को त्याग चुकी हूँ, अब मैं सन्यासीन हो चुकी हूँ। अब दोस्तों, इधर गांव की जो महिलाएं होती हैं, वो सुनती हैं कि छाया जो है वो सन्यासीन हो चुकी है, वो एक संत हो चुकी है। तो गांव की महिलाएं छाया की पैर छूने लगती हैं। लेकिन देखती हैं कि छाया जो है वो फटे पुराने कपड़ों में घर से निकली हुई थी। लेकिन वो बाहर से 40 दिनों बाद जब आती है, तो वो नए साड़ी में आती है। पाँव में पायल पहने हुई होती है, हाथों में चूड़ी रिंग भी पहनी हुई होती है और साथ में एक स्मार्टफोन भी अपने साथ लेकर के आती है और पर्स भी लिए रहती है। इधर ये सब देख करके जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये किस प्रकार की संत हो चुकी है, किस प्रकार की सन्यासिन है। लेकिन इधर उसकी बेटी जो थी 6-7 साल की, वो अपने माँ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। सबसे ज़्यादा खुशी उसको होती है, वो अपने माँ के गले लग जाती है।
अच्छा, इधर छाया के पति सुरेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नंबर 1 का पियक्कड़ होता है। वो पी करके दिन भर गांव वालों से, घर वालों से लड़ाई झगड़े करते ही रहता था, जो लोग छाया को अपने साथ में लेकर के गए हुए थे। इधर फिर उन लोगों इधर फिर छाया से पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर आई किस लिए हो? तो छाया बताती है कि मैं अपने बेटी को लेने आई हूँ। तो लोग कहते हैं कि अपने बेटी को साथ में ले जा कर के क्या करोगी? हम लोगों को तो देखने से नहीं लगता है कि तुम कोई पुजारिन हो, तुम कोई संत हो। न जाने अपने बेटी को ले जा कर के क्या तुम करवाओगी धंधा इससे, और तुम क्या कर रही थी ये भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन इधर घर के लोग और गांव वाले मना करते हैं छाया से कि अपने बेटी को तुम साथ में लेकर के नहीं जा सकती हो। लेकिन छाया उन लोगों का बात नहीं मानती है। वो कहती है कि अपने बेटी को मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगी, हमारी बेटी जो है वो हमारा सेवा करेगी और हमारे जैसे ही जीवन जिएगी। लेकिन इधर दोस्तों मामला जो होता है वो पेचीदा पड़ जाता है। फिर उसका पति जो सुरेंद्र होता है वो पुलिस को बुला लेता है। फिर पुलिस आती है तो वो भी कहती है कि तुम देखने से तो कोई संत पुजारिन लग नहीं रही हो। पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले भी जब छाया को देखते हैं तो वो लोग देखते ही पहचान जाते हैं। कहते हैं कि तुम संत वाला तो कोई भेष बना नहीं रखी हो। और पुलिस वाले छाया से ये भी कहते हैं कि यदि तुम एक संत हो, एक सन्यासीन हो चुकी हो, मोह माया से तुम दूर हो, तो फिर अपने बेटी को क्या करोगी ले जा करके? बेटी पर तो उसके पिता का भी हक बनता है। तो तुम अपने पति को भी अपने साथ में ले जाओ, तो वो भी तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी बेटी भी साथ में रहेगी। लेकिन इधर जब उस बेटी से पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है वो कहती है कि हम अपने माँ के साथ रहेंगे। लेकिन 6-7 साल की बेटी को अपने जीवन का फैसला लेने का अधिकार नहीं होता है। तो पुलिस वाले और गांव के लोग कहते हैं कि ये बेटी जो है ये अपने घर वालों के साथ रहेगी, और तुमको जाना है, तुमको संत बनना है, तुम सन्यासी हो, तो तुम जाओ अपना जीवन जियो। इधर पुलिस वालों के साथ में महिला पुलिस भी साथ आई थी। तो महिला पुलिस उस महिला छाया से पूछती है कि आखिरकार बात क्या है, तुम सच सच बताओ। फिर वो अपनी सच्चाई बताती है। जब ये लोग संगम स्नान करने के लिए गए हुए होते हैं और संगम स्नान करके जब ये लोग अपने घर आने के लिए तैयारी बनाते हैं, तो कुछ कॉस्मेटिक दुकान पर ये प्रसाद वगैरह खरीदने लगते हैं। तो वो महिलाएं जो 5-6 महिलाएं होती हैं वो भी एक दुकान पर साथ में खरीद रही होती हैं। वहीं पर एक लड़का जिसका नाम दिनेश होता है वो अपना दुकान लगा रखा था। वो दिनेश जो था वो भी कॉस्मेटिक का दुकान लगा रखा था। तो महिलाएं जा करके उसके दुकान पर भीड़ लगा देती हैं। महिलाएं लेने लगती हैं, लेकिन इधर छाया के पास पैसा नहीं। तो महिलाएं अपने अपने लिए कुछ न कुछ सामान लेने लगती हैं घर ले जाने के लिए। लेकिन इधर छाया जो होती है उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वो भी अपने मन में सोच रही थी कि मैं भी अपने बेटी के लिए कुछ ले जाऊं। लेकिन दुकान पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो दिनेश होता है वो कहता है कि मैडम जी आप लोगों को लेना है तो जल्दी ले जी। लेकिन दिनेश जो होता है वो कहता है मैडम जी आप लोगों को लेना है तो सामान जल्दी लीजिए, नहीं तो दुकान पर से जाइए। फिर छाया जो होती है वो कहती है अरे यार सामान कोई देखेगा नहीं तो लेगा कैसे? तुम अकेले हो, ऊपर से हम लोगों को जाने के लिए कह रहे हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, लेना है तो जल्दी लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। लेकिन इधर जो छाया होती है वो दुकान वाले से कहती है कि तुम एक आध आदमी को रख लो अपने दुकान पर, तुमसे अकेले नहीं हो रहा है। इतना बात कह करके छाया जो होती है अपने साथ में जो महिलाएं थी उनके साथ चल देती है। लेकिन छाया के साथ में रहने वाली महिलाएं आगे आगे चल रही होती हैं। छाया जो होती है उन महिलाओं के पीछे पीछे चलती है। फिर जो दुकान वाला वो लड़का होता है वो छाया के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम हमारे दुकान पर काम करोगी? तुम करोगी तो हम तुम्हें 500-600 रुपये रोज देंगे। कहीं न कहीं छाया को भी ये बात मन में बैठ जाती है, क्योंकि छाया का पति जो था वो नंबर 1 का पियक्कड़ होता है। एक दिन काम करके आता तो उसका 2 दिन का पीने का इंतजाम हो जाता था। इधर छाया जो होती है वो भी अपने गांव में कुछ काम करती थी, जो पैसे कमाती थी, तो उसके पैसों को भी सुरेंद्र जो था वो उड़ा देता था पीने में। इसलिए छाया जो है अपने पति सुरेंद्र से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती थी। छाया जो है अपने जीवन में पैसों की बहुत बड़ी किल्लत देखी थी।
इन्हीं सब चीज़ों को सोच करके वो दुकान वाला जब कहता है कि तुम्हें मैं 500-600 रुपये रोज़ दूंगा, इन सब चीज़ों को देख करके छाया के मन में कहीं न कहीं लालच आ जाता है और फिर वो दुकान में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वो अपने साथ में चल रही महिलाओं का साथ छोड़ करके वो धीरे से खिसक लेती है। वो अपने मन में सोचती है कि अभी कुंभ मेला तो 20-25 दिन चलेगा, इतने में मैं आराम से 10-12 हज़ार रुपये कमा लूँगी। ये सब सोच करके वो गायब हो जाती है। फिर उसके साथ में जो महिलाएं थी वो पीछे मुड़ करके देखती हैं कि छाया तो है नहीं। फिर वो छाया को इधर उधर ढूंढती हैं और उस दुकान पर भी जाती हैं, लेकिन छाया उसी दुकान पर छुप जाती है। फिर से वो महिलाएं वहां से चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों इधर दुकान वाला दिनेश जो होता है वो छाया से कहता है कि तुम अपने घर पर फ़ोन कर दो कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। लेकिन छाया जो होती है वो कहती है कि घर में फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर दोस्तों फिर गांव के लोग और घर के लोग और जो सदस्य होते हैं वो जब अपने घर वापस लौट करके जाते हैं तो छाया का जो पति सुरेंद्र होता है वो अपने पत्नी को पूछता है तो लोग बताते हैं कि वो मेले में गुम हो चुकी है। तो वो जो होता है इन लोगों को लपेटे में ले लेता है और इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब दोस्तों इधर छाया जो थी वो दिन भर दिनेश के साथ दुकान में काम करती थी, सामान बेचा करती थी। सुबह 6 बजे से दुकान रात 11 बजे तक खुला करता था। इसके बाद दुकान बंद करके दिनेश एक नज़दीकी में कमरा ले रखा था तो वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता था, खाने पीने के लिए। और छाया जो थी वो महिलाओं के कैंट में चली जाती थी सोने के लिए। 3-4 दिन का समय इसी तरह से गुजरता था। तो खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इन लोगों को हुआ करती थी, क्योंकि दिनेश जो था वो रूम पर रहा करता था और जो छाया है वो कैंट में महिलाओं के साथ रहा करती थी। इसलिए दिनेश कहता है छाया से कि तुम भी मेरे साथ चलो, एक ही साथ रहते हैं तो वहाँ पर खाने पीने में दिक्कत नहीं होगी। तो इधर छाया जो होती है वो कहती है कि तुम तो मुझे साथ में ले जाते ही नहीं हो। इसलिए जब छाया साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है तो अब अगले दिन से दिनेश जो है छाया को भी साथ में लेकर के रूम पर ही जाया करता था। अब इसी तरह से छाया और दिनेश जो थे वो दोनों साथ में रहने लग गए। दिन भर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते, काफ़ी ज़्यादा दुकान चलाते थे और रात के समय में वो कमरे में जा कर के आराम करते सोते हैं। इधर जब सामान कम पड़ जाता है तो वो दोनों मथुरा भी चले जाते थे सामान लेने के लिए और दिन भर दुकान बंद रहा करती थी। 1-2 लाख का सामान लाते और फिर ये दुकान लगा करके बेचा करते थे। लेकिन वो अपने माँ के पास ज़रूर बताई थी कि माँ मैं इस तरह से यहाँ पर काम कर रही हूँ, तुम जो है हमारी बेटी अंशिका को जा कर के अपने साथ लेवा लाना या तो उसे देख आना, वो हमारे बगैर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होगी। इसलिए छाया की माँ जो होती है वो अंशिका को लेने के लिए एक दिन जाती है अंशिका के घर। लेकिन उसका पति, छाया का पति जो सुरेंद्र होता है, वो अपने सासू को देख करके उनके ऊपर ही भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने साथ में लेकर के छाया को गए थे, न जाने उसे कहाँ बरगला दिए, उसे कहाँ गायब कर दिए। इसलिए वो जो होता है वो अंशिका को छाया के माँ के साथ नहीं भेजता है। इस बीच में छाया जो होती है दिनेश के साथ रह करके प्रयागराज में लगभग 20-25 दिनों तक सामान बेचवाती है। जब 26-27 फरवरी को कुंभ मेला समाप्त हो जाता है उसके बाद भी 3-4 दिनों तक इन लोगों का दुकान वहां पर चलता है। इसके बाद लगभग 2-3 मार्च को ये लोग वहां से अपना दुकान समेटते हैं। इसके बाद इधर दिनेश जो होता है वो लगभग 10-15 हज़ार रुपये भी पेमेंट कर दिया छाया का जो उसने उसके दुकान पर काम किया था और कुछ एक्स्ट्रा भी पैसे दिए थे और साथ ही एक गिफ्ट मोबाइल भी वो कर दिया था, क्योंकि वो बहुत अच्छे और लगन के साथ उसका साथ दी थी। इसके बाद दिनेश अंशिका से कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ और हम अपने घर जाएं। लेकिन इन दोनों को बिछड़ने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि इतनों दिन महीनों दिनों तक ये दोनों साथ में रहा करते थे तो इन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। लेकिन अंशिका कहती है कि अब तो बिछड़ना ही है, क्योंकि तुम तो हमें अपने साथ ले जाओगे नहीं और ले जाओगे तो फिर मुझे रखोगे कहाँ। लेकिन दोस्तों इस बीच दिनेश जो था
वो भी छाया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। वो भी मन ही मन सोच रहा था कि छाया जो है वो हमारे साथ चले। इधर छाया जो थी वो भी अपने मन में सोच रखी थी कि काश ये हमें अपने साथ ले जाता तो हम चल देते। फिर दोस्तों दोनों जब तैयार हो जाते हैं तो आखिरकार दिनेश जो है वो छाया को अपने साथ लेकर के मथुरा चला जाता है। जब अपने घर दिनेश पहुंचता है तो घर के लोग देखते हैं कि ये साथ में महिला कौन है। इधर दिनेश जो था वो भी शादीशुदा था, लेकिन उसके पत्नी से तलाक हो चुका था। दिनेश का पत्नी दिनेश को छोड़ के जा चुकी थी। लेकिन घर वाले पूछते हैं तो दिनेश घर वालों से कहता है कि हमने इनसे शादी कर ली है। इधर दिनेश के बात को सुन करके दिनेश के परिवार वाले भी खुश होते हैं कि हो गया, शादी करके लाया होगा। क्योंकि छाया को दिनेश के परिवार वाले पहली बार देखे थे। इसके पहले दिनेश जब मथुरा सामान लेने के लिए जाता था तो केवल मथुरा ही जाता था, वो अपने घर नहीं जाता था। मथुरा से ही डायरेक्ट वो सामान लेकर के प्रयागराज आ जाया करता था। इधर दिनेश के परिवार वाले सोचते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये अपना भी घर बसा लिया। फिर दिनेश के परिवार वाले जो होते हैं वो छाया का बढ़िया से स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद, क्योंकि इधर दिनेश के और जो भाई थे वो सब अलग रहा करते थे, वो अपना अपना बिजनेस किया करते थे। इधर दिनेश जो था वो भी अकेला ही था। इधर छाया जो है वो अब दिनेश के साथ रहने लगती है मथुरा में। लेकिन जैसे ही 4-5 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार छाया को अपनी बेटी की याद आने लगती है। क्योंकि छाया की माँ जो थी वो फ़ोन पर छाया को बता दी थी कि बेटी को हम लेने के लिए गए थे, लेकिन उसका पिता बेटी को हमारे साथ नहीं भेजा है। तो छाया जो है उसको बहुत ज़्यादा याद आती है अपनी बेटी की, क्योंकि उसकी बेटी जो थी वो छाया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसलिए छाया एक दिन दिनेश से कहती है कि देखो, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटी को नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए मुझे अपने बेटी के पास जाना है। फिर इधर दिनेश जो होता है छाया की बात को सुन करके वो भी तैयार हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, यदि तुम हमारी पत्नी बनना चाहती हो, तुम हमसे शादी करना चाह रही हो, तो तुम्हारी बेटी है तो उसे भी हम ले आएंगे और अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। फिर ये दोनों तैयार होकर के मथुरा से आगरा अंशिका को लेने के लिए जाते हैं। फिर इधर दिनेश जो होता है वो छाया के माता पिता के यहाँ ही रुक जाता है। और इधर छाया जो होती है वो अंशिका को लेने के लिए अपने ससुराल सुरेंद्र के यहाँ चली जाती है। लेकिन अपने मन में सोचती है कि वो हमको हमारे बेटी को देगा कैसे। तो वो मन में विचार करती है कि हम एक बहाना बनाएंगे कि हम सन्यासीन हो चुकी हूँ, हम संत हो चुकी हूँ, इसलिए वो आसानी से दे देंगे। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ वहाँ पर उल्टा पड़ जाता है। गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अंशिका को तुम्हारे साथ हम लोग नहीं दे सकते हैं, वो अपने अपने पति पिता के ही साथ रहेगी। फिर वहाँ पर पुलिस भी बुला ली जाती है, सभी से पूछताछ की जाती है। तो दोस्तों मामला वहाँ पर उल्टा पड़ जाता है, सारा पोल खुल जाता है। फिर दिनेश को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। फिर सभी लोग विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा आदमी है जो एक बच्चे की माँ को रखने के लिए तैयार हो चुका है, वो भी शादीशुदा माँ को। फिर दिनेश से भी पूछा जाता है तो वो रखने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर गांव के लोगों से भी पूछा जाता है तो गांव के लोग भी कहते हैं कि जो सुरेंद्र है वो काफ़ी ज़्यादा छाया के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट किया करता है शराब पी करके। तो छाया की शादी गलत जगह पर हो चुकी है। यदि ये खुश रहना चाहती है दिनेश के साथ तो ये दिनेश के साथ ही चली जाए। अब दोस्तों इधर पुलिस वाले जो होते हैं वो सुरेंद्र से पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें छोड़ने के लिए कह रही है, वो दूसरे दिनेश के साथ रहना चाहती है, तो इस पर तुम क्या कहना चाहते हो। तो इधर दोस्तों सुरेंद्र जो होता है वो कहता है कि वैसे भी मैं इसे रखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये न जाने कहाँ से आई है, दूसरे पति के साथ घूम फिर करके आई है। वैसे भी मैं इसे नहीं रखने वाला हूँ, इसका जहाँ मर्जी है वहाँ पर जाए। इधर बेटी से पूछा जाता है तो बेटी कहती है कि मैं अपने माँ के साथ रहूँगी। और सुरेंद्र से पूछा जाता है कि बेटी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली है। तो सुरेंद्र कहता है कि जहाँ पर माँ रहेगी वहीं तो बेटी रहेगी, इसका जहाँ मर्जी है वहाँ पर चली जाए। इसके बाद दोस्तों दिनेश जो होता है छाया और अंशिका को अपने साथ लेकर के छाया के माँ के घर चला जाता है। और वहीं पर होली बिताने के बाद फिर से वो छाया और अंशिका को अपने साथ लेकर के वापस अपने गांव मथुरा आ जाता है। तो दोस्तों ये रही दिनेश और छाया की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।